प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। संस्कृत प्रज्ञा क्लास में आज हम सब गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट करेंगे। इसके पूर्व आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो आइए चलते हैं गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट करते हैं। हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। ये आपका यूपी बोर्ड में निर्धारित हिंदी के पाठ्यक्रम है और भूमिका में भी चल रहा हूँ मैं। अभी पाठ नहीं है, ये भूमिका है और भूमिका से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें आपको उबना नहीं है, नहीं तो ये कहोगे ये क्या पढ़ा रहे हैं। यहीं से तो प्रश्न बनते हैं, यहीं से आपके नंबर की शुरुआत होती है, अंक आपको यहीं से मिलने शुरू होते हैं। जो अच्छे प्रश्न पत्र निर्माता होते हैं, जो प्रश्न बनाते हैं, वो भूमिका से ज़रूर प्रश्न पूछते हैं। तो भूमिका आप ज़रूर पढ़ें, भूमिका पढ़कर ज़रूर जाएं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में भूमिका से प्रश्न आएंगे। तो इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं सीधे पाठ पर आपको भी पहुंचा सकता था। तो पाठ को सीधे ना पढ़ करके अभी हम भूमिका का अध्ययन करेंगे। गद्य क्या है, पद्य क्या है और गद्य पद्य में क्या अंतर है। तो विद्यार्थियों, आइए अध्ययन करते हैं। हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला आपका है गद्य साहित्य और दूसरा है भैया पद्य साहित्य, नहीं काव्य, जो कविता आप पढ़ते हैं, चाहे जिस कवि की कविता पढ़ें, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, कवितावली है, दोहावली है, इन्होंने जो लिखा है वो उसको पढ़िए, वो क्या है, पद्य में लिखा गया है। गद्य साहित्य जैसे आपका मित्रता पाठ है और अजंता, ये सारे पाठ गद्य में लिखे गए हैं। तो ये पूछे जरूर जाएंगे परीक्षा में, इन पाठों को जरूर आपको अध्ययन करना है। तो गद्य क्या है, पद्य क्या है, आप समझ गए होंगे। विषय की दृष्टि से गद्य और पद्य में अंतर ये है कि गद्य के विषय विचार प्रधान होते हैं और पद्य के विषय क्या होते हैं, भाव प्रधान होते हैं। दोनों में ये अंतर है। गद्य के जो विषय होता है, जिस विषय पे वो अपना लिखना शुरू करता है वक्तव्य, वो क्या होता है, विचार प्रधान होते हैं, विषय विचार प्रधान होते हैं। और पद्य का जो विषय होता है वो भाव प्रधान होता है। दूसरी भाषाओं के समान इस भाषा के साहित्य में भी पद्य का अवतरण गद्य के बहुत पहले हुआ है। पद्य में काव्य की अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य, संप्रेषणीयता और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है, जबकि गद्य में लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का अंकुश होता है। अंकुश मतलब नियंत्रण। तो पद्य में क्या होता है, पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि सभी प्रायः सामान्य होते हैं, जबकि पद्य में विशिष्ट होते हैं। क्या विशिष्ट होते हैं? वाक्य, अर्थ, ये पद्य में विशिष्ट होते हैं। जो भी शब्द रहते हैं वो विशेष होते हैं, है ना। और गद्य में क्या है, जो शब्द रहता है, जो वाक्य रहता है, जो अर्थ रहता है, वो प्रायः सामान्य स्थिति में रहता है। विशिष्ट और सामान्य आप समझ गए होंगे। कविता शब्दों की नई सृष्टि है। सृष्टि मतलब रचना। कविता क्या है? शब्दों की नई सृष्टि है, नई रचना है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इसलिए कोई भी शब्द कोशीय अर्थ से प्रतिबंधित नहीं होता। जीवन की अनुभूतियों से उसका भावात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? भावात्मक संबंध होता है। जबकि गद्य भावात्मक संदर्भों के स्थान पर उनके वस्तुनिष्ठ प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करता है। गद्य के निर्माण अभिव्यक्ति कहा गया है, अर्थात ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें शब्द निर्माता के चारों ओर प्रयोग के लिए तैयार रहते हैं। गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित होती है। उक्त वैचित्र और
अलंकरण की प्रवृत्ति भी गद्य की अपेक्षा काव्य में अधिक होती है। गद्य में विस्तार अधिक होने के कारण किसी बात को खोलकर कहने की प्रवृत्ति रहता है, जबकि काव्य में किसी बात को संकेत रूप में ही कहने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति मतलब आदत, धारणा। गद्य में यथार्थ, वस्तुपरक और आगे बढ़ते हैं तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है, जबकि काव्य में वर्णन सूक्ष्म और संकेतात्मक होता है। गद्य और पद्य में अंतर है। काव्य में जो हम वर्णन करते हैं वो क्या होता है, सूक्ष्म होता है और संकेतात्मक होता है। संकेत के माध्यम से हम समझते हैं, किसी उपमा के माध्यम से समझते हैं। गद्य में विरला ही विरले ही वाक्य अपूर्ण होता है और काव्य में विरले ही वाक्य पूर्ण होता है। पूर्ण अपूर्ण समझ गए। अपूर्ण मतलब जो पूरा अपने आप में पूरा ना हो, अपूर्ण मतलब पूरा। इस प्रकार गद्य और पद्य विषय, भाषा, प्रस्तुति, शिल्प आदि की दृष्टि से अभिव्यक्ति के सर्वथा भिन्न दो रूप हैं। दोनों के दृष्टिकोण एवं प्रयोजन भी भिन्न होते हैं। गद्य में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती, जबकि पद्य में व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि गद्य में भावपूर्ण चिंतनशील मना स्थितियों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती और पद्य में विचारों की व्यक्ति नहीं हो सकती, किंतु सामान्यतः गद्य एवं पद्य की प्रकृति उपर्युक्त प्रकार की ही होती है। समझिए इस बात को, क्या कह रहा है, बताया जा रहा है साथियों। इसमें कुछ साथी भी होंगे जो हमारे उम्र के अध्ययन करेंगे, और नहीं तो ये 10 की हैं। साथी कहना तो बहुत अच्छा नहीं है, आप विद्यार्थी हैं, कुछ अंतर तो होना चाहिए अध्ययन और अध्यापन कराने वाले में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हिंदी गद्य का स्वरूप। विषय और परिस्थिति के अनुरूप शब्दों का सही निर्धारण करना तथा वाक्यों की उचित योजना ही उत्तम गद्य की कसौटी है। यद्यपि वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा खड़ी बोली का परिनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप है, परंतु खड़ी बोली स्वयं अपने आप में कोई बोली नहीं। इसका विकास कई क्षेत्रीय बोलियों के समन्वय के फलस्वरूप हुआ है। विद्वानों ने इसके प्राचीन रूप पर आधारित तत्वों की खोज करने के बाद ये माना है कि खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रजभाषा एवं राजस्थानी गद्य से हुआ है। कुछ विद्वान इसकी दक्षिणी एवं अवधी गद्य का सम्मिलित रूप भी मानते हैं। आज हिंदी गद्य का जो साहित्यिक रूप है उसमें कई क्षेत्रीय बोलियों का विकास दृष्टिगोचर होता है। बात समझिएगा। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों पर दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। भाषा क्या है? प्रश्न बन रहा है, नहीं बन रहा है भाई? भाषा क्या है? भाषा वो साधन है, ये भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं समझता है। भाषा के माध्यम से वे अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि का दो प्रकार से व्यक्त करता है, पद्य में या गद्य में। हमारे मन में जो विचार आता है, किसी से हमें प्रदर्शित करना है, किसी से कहना है, तो दो ही माध्यम है, या पद्य में कहें या गद्य में कहें। उसकी अभिव्यक्ति क्या है?
दो रूपों के सृजन के कारक तत्व हैं। भावना प्रवण, हृदय और विचार केंद्र मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क की न्यूनाधिक सक्रियता के फलस्वरूप ही अभिव्यक्ति के इन रूपों को हम क्रमशः गद्य साहित्य और पद्य साहित्य कहते हैं। गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है और उसका छंदोबद्ध रूप, जिसमें क्रमबद्ध ताल और लय की योजना के साथ रागात्मक मनोभावों की कल्पनापूर्ण अभिव्यंजना उपस्थित की जाती है, पद्य या काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? पद्य या काव्य कहलाता है। समझिएगा ध्यान से। ये पाठ पढ़ा है, भूमिका पढ़ा रहे हैं पूरा, ये मत सोचिए कि क्या है। यही तो नींव है आपकी, नींव आप यहीं से पढ़ रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं। गद्य जो है वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना होती है। गद्य क्या होती है? वो वाक्यबद्ध होती है। इसमें वाक्यों की बाध्यता होती है, बंधे होते हैं, एक दूसरे में बंधे रहते हैं। किंतु पद्य में ऐसा नहीं होता है। इसका लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल, सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करता है। वक्तव्य का पूर्ण यथातथ्य और प्रभावोत्पादक संप्रेषण गद्यकार का प्रमुख दायित्व है। गद्य की भाषा प्रकृत व्यवहारिक होती है। वक्ता जो कुछ सोचता है उसे तत्काल अनायास व्यक्त भी कर सकता है। काव्य भाषा की भांति इसमें भंगिमा, वक्रता, अलंकृत, लय, तुक, यत, प्रवाह आदि लाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। गद्य में संवेदनशीलता की अपेक्षा बोध वृत्ति की प्रधानता होती है। देखिए भैया, बहुत सही बात बताया जा रहा है यहाँ। क्या बता रहा है? कह रहा है कि गद्य में संवेदनशीलता की अपेक्षा क्या होता है? बोध वृत्ति की प्रधानता होती है। बोधता, बोध मतलब जानना, स्मरण रहना, वृत्ति मतलब आदत, बोध वृत्ति का मतलब यही हुआ स्मृति की आदत। अतएव इसलिए, अतएव मतलब इसलिए वर्णन, कथा, विचार, व्याख्या, अनुसंधान के लिए सर्वाधिक समर्थ एवं उपयुक्त माध्यम है। व्याख्या समझ रहे हैं? जिसका विस्तार किया जाए, विस्तृत उसके बारे में जानकारी दी जाए, वो व्याख्या कहलाती है। अनुसंधान क्या है? किसी चीज़ को खोजना, अनुसंधान कहलाता है। ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य की उपादेयता महत्ता में वृद्धि होती जा रही है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन एवं विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, नाटक, कथा साहित्य में भी इसका एक छत्र राज्य स्थापित हो चुका है। एक छत्र समझ रहे हैं ना? आधिपत्य, अकेला, जिसका कोई दूसरा ना हो, उसको एक छत्र बोलते हैं। आज काव्यों का युग नहीं रहा है, उपन्यासों का युग है। आज जो है महाकाव्यों का युग नहीं रहा। इस समय महाकाव्य नहीं लिखे जा रहे हैं। क्या लिखा जा रहा है? उपन्यास लिखा जा रहा है। ये युग उपन्यास का है। भारतेंद्र युग से ही प्रभुत मात्रा में गद्य साहित्य क्या हुआ? पढ़ा लिखा जाने लगा। संप्रति समझ रहे ना? इस समय हमारा साहित्य गलत बोल गए, साहित्य अधिकांश भाग गद्य में ही लिखा जा रहा है। पद्य पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। चलते हैं हिंदी गद्य का विकास।
पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास ये गद्य का सर्वप्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। इतिहास, दर्शन तथा विभिन्न ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे गद्य की मध्यम स्थिति माना जा सकता है। साहित्य में जिस गद्य रूप का प्रयोग होता है उसे अभिव्यंजना, सौष्ठव आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ मानना चाहिए। विभिन्न लेखकों और कवियों को न केवल वैचारिक जगत अपना होता है बल्कि अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें अपनी भाषा की भी सृष्टि करनी पड़ती है। सृष्टि समझ रहे हैं? रचना। सृष्टि का मतलब होता है रचना। क्या प्रेमचंद, क्या प्रसाद, क्या शुक्ल जी प्रायः सभी को अपने अपने मनोजगत की सृष्टि के साथ ही अपनी अपनी भाषा शैली की विकसित करनी पड़ी है ना। चाहे हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी रहे हों, बहुत बड़े कहानीकार हैं, इनकी कहानियाँ पढ़िए। ठाकुर का कुआं, पूस की रात, है ना, बलेश्वर बकरिया, तमाम इनकी रचनाएं हैं। पूस की रात पढ़िए, क्या मार्मिक व्यथा समाज की इन्होंने उसमें प्रदर्शित की है। आप पढ़ करके बहुत ही अनुभूति करेंगे। बहुत अच्छी कहानी है पूस की रात। भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से इनकी 3 कोटियाँ उपलब्ध हैं। गद्य इतिहास, जीवन यात्रा आदि के लिए वर्णनात्मक, चाहे इतिहास हो, चाहे जीवनी हो, चाहे यात्रा। देखिए कहीं कहीं हम थोड़ा अटपटा बोल जाते हैं, तो भैया आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। जीवनी है, यात्रा। यात्रा मतलब कहीं आप घूमने जा रहे हैं उसके बारे में लिखें, उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। आदि के लिए वर्णनात्मक स्थिति में वर्णनात्मक होते हैं जो लिखा जाता है। विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन, विद आदि के जो रचनाएं की जाती हैं वो विवेचनात्मक होती हैं। क्या होती हैं? विवेचनात्मक होती हैं, उसमें विवेचना की जाती है। ललित, निबंध, गद्य, गीत, नाटक आदि के लिए भावात्मक होते हैं, इन शैलियों में लिखे जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना? क्या समझे? इतिहास, जीवनी, यात्रा ये वर्णनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? वर्णनात्मक होते हैं। वर्णन किया जाता है किसमें? इतिहास कोई लिख रहे हैं, आप जीवनी लिख रहे हैं, यात्रा वृत्तांत लिख रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे? वर्णनात्मक कोटि में करते हैं। विज्ञान, सौंदर्य, आलोचना, दर्शन, विध आदि का यदि हम कर रहे हैं तो उसकी विवेचना करते हैं। कोई निबंध लिख रहे हैं, कोई गद्य गीत लिख रहे हैं, कोई नाटक लिख रहे हैं, तो उसको हम भावात्मक स्थिति में प्रदर्शित करते हैं। उसमें भाव होना चाहिए नाटक में। कोई गद्य गीत लिख रहे हैं उसमें भाव होना चाहिए। कोई निबंध लिख रहे हैं तो उसमें भाव होना चाहिए, है ना। ये चीज़ें होनी चाहिए। विविध विषयों के अनुरूप गद्य प्रवाह, गद्य का भाव, प्रवाह समझ रहे हैं, भाव, अस्पष्टता, चित्रमयता, अलंकरण आदि की मात्राओं में भी कमी बेशी करनी पड़ी है। गद्य की उपर्युक्त कोटियों में अभेद दीवार नहीं की जा सकती है, अभेद दीवार खड़ी नहीं की जा सकती है। लेखक की रुचि, प्रयोजन, मन की अवस्था, व्यक्तिगत अनुभूति आदि के कारण
एक दूसरे में अंतः प्रविष्टि होती है। आचार्य शुक्ल के एक ही निबंध का प्रारंभ जहाँ विवेचना होता है, वहीं बीच बीच में भावात्मक कोटि की भाषा के भी दर्शन हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक शाखा और विधा ने आवश्यकता अनुसार अपनी विशिष्ट विधि और शैली का विकास किया है। साथ ही परस्पर उनका आदान प्रदान भी चलता रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज केवल इतना ही। पुनः अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।